कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। सो उसमें से जितने ज़रूरी इज्ज़ात थे वो सारे जीआईटी के स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ने उसमें से एब्जॉर्व कर लिए बाय द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस और बाइल। सो जो वो पेस्ट बच गया वो फिर नेक्स्ट कहाँ पे गया, नेक्स्ट फेज में स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ फिर कहाँ पे चला गया, नेक्स्ट सेगमेंट में कहाँ पे चला गया, वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। सो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, सीकम। सो सीकम यू नो इट इज डायरेक्ट कनेक्टेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो इलियम के साथ कौन सा बड़ी आंत का पहला हिस्सा लगता है, सीकम। सो दिस इज कॉल्ड इलियोसिकल जंक्शन, दिस इज कॉल्ड इलियोसिकल फोसा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलियोसिकल रीजन। सो हमारी बॉडी का एक और ऑर्गन यहीं पे लगा होता है, इलियोसिकल रीजन के ऊपर एक ऑर्गन लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, ठीक है ना। सो सीकम आपको पता है वहाँ पे क्या होता है कि वो जो बचा हुआ पेस्ट होता है जिसमें से न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और रिक्वायर्ड चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ने रख ली थी, वो उससे जो बाकी मांदा जो होता है, जो पेस्ट होता है वो सीकम में पहुंचता है, वहाँ पे उसको फर्दर मोर स्टिमुलेंट्स मिलते हैं, डिफरेंट उसको जिसे कहते हैं डिफरेंट स्टिमुलेंट्स मिलते हैं, और मिल्क एक पेरास्टाल्टिक मूवमेंट उठती है और उसको डिफरेंट स्टिमुलेंट्स देती है। उसके नतीजे में क्या होता है कि वो फिर एक नए उसमें स्टिमुलेंट्स के साथ वो फिर असेंडिंग कोलोन में जाता है, फिर उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन में जाता है, फिर उसके बाद असेंडिंग कोलोन में जाता है, उसके बाद फिर सेगमाइड में। अब यहाँ तक क्या होता है, सेगमाइड तक क्या होता है कि उसके अंदर जो स्टिमुलस आए होते हैं उसमें डिफरेंट वाटर कंटेंट्स, सोडियम कंटेंट्स, पोटेशियम कंटेंट्स जो भी हों वहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो उसकी एब्जॉर्प्शन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट्स बचती है सेगमाइड कोलोन के बाद, उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं होता, उसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं निकलती जो नया एक कोई उसमें न्यूट्रिएंट्स हो, कोई नई चीज़, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो क्या होता है कि वो फिर चला जाता है कहाँ पे, रेक्टम में। सो रेक्टम में जो है वो फिर एक फीकल कंटेंट्स की शक्ल में जो है वो स्टोर हो जाता है, और फिर वो उसका एक अपना प्रोसेस होता है। जब वो उसका अपना थ्रेशोल्ड कंप्लीट होता है, इट टेक्स मोस्टली 24 आवर्स। सो आफ्टर दैट एक नया स्टिमुलेंट्स डेवलप होता है और डेफिकेशन के लिए जो है ना वो पर्सन चला जाता है। सो थ्रू एनस क्या होता है कि वो सारा फीकल कंटेंट्स जो है वो चला जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। पहला सेगमेंट था, थोड़ा सा इसको अगर हम समराइज करें कि खुराक का वो हिस्सा जो हमने बाहर से लिया, चाहे उसके अंदर गोश्त था, चाहे उसके अंदर रोटी थी, चावल थे, व्हाट्सएवर जो भी था, एक तो वो हमने क्यों लिया, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, 3 चीज़ों के लिए, फॉर एनर्जी ऑफ द बॉडी, फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फॉर रिपेयरिंग सेल्स ऑफ द बॉडी। ये 3 ही पर्पज़ होते हैं, चौथा कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक हो गया। नंबर 2, आपने देखा कि वो बोलस, वो खुराक जो हमने माहौल से ली और वो लेने के बाद वो हमारे जीआईटी के पहले हिस्से में आई और उसने बड़े कंटेंट्स को छोटे कंटेंट्स में चेंज किया बाय द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसने बाय द हेल्प ऑफ इसोफेगस उसको कहाँ पहुँचाया, स्टमक में। स्टमक के अंदर उसके डिफरेंट प्रोसेस फिर कंप्लीट हुए जिसमें से डिफरेंट चीज़ें डाइजेस्ट हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन हुई। फिर उसमें से क्या उस डिफरेंट गैस्ट्रिक जूस और स्लाइवरी जूसेस जो सिक्रीशन थी मिक्सअप होने के बाद एक पेस्ट सा बना, और वो पेस्ट जब काइन की शक्ल में बना तो वो फिर नए प्रोसेस के लिए स्टमक ने उसको रेफ़र किया टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचा तो बाय द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रीशन एंड बाइल वो उसमें एब्जॉर्प्शन हुई, फर्दर मोर डाइजेशन हुई, फिर एब्जॉर्प्शन हुई, ज़रूरी इज्ज़ार निकल गए, उसने उसको रेफ़र कर दिया टू द लार्ज इंटेस्टाइन। उसमें से फिर जो ज़रूरत की चीज़ें थी जैसे वाटर कंटेंट्स वो सारे के सारे एब्जॉर्ब, जो जिसे कहते हैं वेस्ट मैटर जो था
जो बॉडी की ज़रूरत नहीं थी उसको फिर थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी से आउट कर दिया। अब हम आते हैं जीआईटी की तरफ कि जो 2020 के अंदर जब सर्वे किया गया तो पूरे पाकिस्तान में, वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वैसे चूँकि हम पाकिस्तान कंसर्निंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं तो पूरे दुनिया के साथ साथ पूरे डेवलपिंग कंट्रीज़ और स्पेशली इन पाकिस्तान जो जीआईटी के अंदर जो बिग इशू आ रहा है वो आ रहा है एच पाइलोरी का, एच पाइलोरी पॉजिटिव का। देखें, आप सब प्रैक्टिशनर हैं, मुझे भी 24 ईयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। हम लोग आज तक मतलब एक ही लफ्ज़, एक ही बात के साइन सिम्टम्स के मुताबिक हम इलाज करते हैं। जब उसकी एटियोलॉजी, जब उसकी पैथोलॉजी की बात करते हैं तो एक ही लफ्ज़ आता है, और जी होम्योपैथिक में कहाँ पैथोलॉजी होती है, इसमें तो नहीं होता। ये कहाँ, डॉक्टर हनीमन ने कहाँ लिखा है कि होम्योपैथी में पैथोलॉजी नहीं है? होम्योपैथिक में कोई एक रेफरेंस मुझे दें जब डॉक्टर कहता है कि पैथोलॉजी नहीं है या फिजियोलॉजी नहीं है या वो नहीं है, ऐसा कोई रेफरेंस मौजूद नहीं। हाँ, डॉक्टर हनीमन क्या कहते हैं? डॉक्टर हनीमन कहते हैं वो, बल्कि आप उनके देखें, वो ये कहते हैं कि मेरी सिमिलर मेडिसिन और शिफा के दरमियान एक रुकावट हायल होती है जो कि इनविजिबल फोर्सेस हैं। इनविजिबल फोर्सेस हायल होती हैं जो मेरी सिमिलर मेडिसिन और शिफा के दरमियान रुकावट का बायस बनती, जो मेरे मरीज़ को क्योर नहीं होने देती। एक्चुअली आपको पता है क्योर का लफ्ज़ जो है ये भी फर्स्ट टाइम डॉक्टर हनीमन ने यूज़ किया था। आम तौर पे हम आराम की बात करते हैं, क्योर इससे थोड़ा सा आगे का है। मैंने बताया आज से आप लोग डिसाइड करें, हमने थोड़ा सा आगे का सोचना है। क्योर सुपरलेटिव एज उस लफ्ज़ से, आराम से, कि जैसे फ़र्ज़ करें मेरा मरीज़ आराम पा गया, आपका मरीज़ आराम पा गया, जबकि आपका मरीज़ शिफा पा गया, तो ये दोनों बड़े अलग अलग से लफ्ज़ हैं। तो डॉक्टर हनीमन का फर्स्ट एफोरिज्म आप स्टडी करें तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन वो मेडिसिन हो जो क्विक, फास्ट एंड परमानेंट क्योर लेके आए। जो क्विक, फास्ट एंड, ये फर्स्ट टाइम एफोरिज्म मैंने नहीं लिखा हुआ, डॉक्टर हनीमन का लिखा हुआ है कि क्विक, फास्ट एंड परमानेंट। अब देखें क्विक का क्या मतलब होता है जी? क्विक जल्दी, और फास्ट का क्या होता है? तेज। तो जल्दी और तेज में कितना फर्क हो सकता है? जमीन आसमान का फर्क है। रोशनी भी तेज है, साउंड भी तेज है, दोनों तेज हैं। आपके नज़दीक कौन सी पहले पहुंचती है? रोशनी। सो क्विक एंड फास्ट में भी ये है कि उनकी स्पीड के ऊपर ये डिपेंड करता है। सो आज क्या मसला है कि एक ऐसा बंदा जो एक ऐसा सिस्टम दे गया हो जिसका पहला एफोरिज्म ही ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन वो हैं जो क्विक, फास्ट एंड परमानेंट क्योर देती हैं। सो आज हमारे पास कितना डाटा मौजूद है कि जिसमें हम ये क्लेम कर सकें कि जनाब हमारे पास ये 3 डेज़ का, ये 6 डेज़ का, ये 6 वीक्स का, या ये 6 मंथ का इवन, कि ये हमारे पास क्योर है। हमारे पास कितना डाटा मौजूद है? सारे प्रैक्टिशनर हैं, मैं भी प्रैक्टिशनर हूँ, कितने लोगों के पास है? बल्कि एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा होम्योपैथ मेडिसिन देने के बाद जब मरीज़ आके उसको फीडबैक देता है तो तब जाके उसका कॉन्फिडेंस बनना शुरू होता है कि ये वाली दवा इस मर्ज़ के लिए बेस्ट है, इस मरीज़ के लिए बेस्ट है। वरना प्रेस्क्राइबिंग तक उसे वो श्योर नहीं होता कि ये क्या करेगी।